तो हमने अब तक कई सारे पर्पस डिस्कस कर लिए कि हम जीएम क्रॉप क्यों बनाते हैं। फटाफट बताओ मुझे एक पर्पस, कौन कौन सा पर्पस मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट पर्पस क्या बताया था मैंने, अगर याद हो तो? फर्स्ट पर्पस to increase nutritional value टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू। सेकंड पर्पस क्या बताया था? और herbicide resistant हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट बनाना, ठीक है। tobacco plant हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट बनाना, एग्जाम्पल था टोबैको प्लांट। tobacco plant तीसरा बताओ। resistant against salinity रेसिस्टेंस अगेंस्ट जैसे एबायोटिक फैक्टर, हमने एग्जांपल लिया सॉलिनिटी abiotic वाला, factor टोमेटो, ठीक है। चौथा बताओ, चौथा चौथा बताओ। post harvest loss पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करना है, ठीक है। पांचवा बताओ। पांचवा फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन में yes sir yes ऐसे reduce क्रॉप्स हमने तैयार किए हैं जिससे हम मेडिसिन ले रहे हैं, जिससे मेडिसिन प्राप्त कर रहे हैं प्लांट से। तो इस टाइप के हमारे पास क्रॉप्स हैं। तो ये पांच हमने अब तक एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं एग्रीकल्चर में ही। ये पांचों एग्रीकल्चर का ही एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन है टू इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द प्लांट, टू सेकंड है टू डेवलप रेसिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, थर्ड है टू डेवलप हर्बिसाइड रेसिस्टेंट herbicide प्लांट resist एंड टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल। ऐसे हमने जीएम क्रॉप्स बना लिए हैं। और क्या था, कौन सा स्किप हो गया? कौन सा? post harvest loss पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। आज का हमारा पर्पस ये है, हमने ऐसे प्लांट बना रखे हैं जो पेस्ट रेसिस्टेंट होता है। अब समझो पेस्ट क्या होता है। एक होता है हर्बिसाइड, छोड़े देखो कुछ टर्म है मैं आपको बताता हूँ, पहले इस टर्म को समझो, अदरवाइज आप खेती समझ नहीं पाओगे, ठीक है। एक होता है हर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स। एक होता है हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है। फिर एक होता है पेस्ट, फिर होता है पेस्टिसाइड, फिर होता है इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो आप इस टर्म को पहले क्लियर कट समझें, अदरवाइज आपको कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखो इस साइड वर्ड का मतलब होता है किलिंग एजेंट। इसका मतलब क्या होता है? किलिंग एजेंट। तो नाम से पता चल रहा होगा, हर्बिसाइड हर्ब को किल करने वाला एजेंट। कोई दिक्कत है? पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने वाला एजेंट। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने वाला एजेंट। अब एक एक करके समझते हैं कि ये हर्ब क्या होता है जिसको हर्बिसाइड किल करता है। तो हर्ब वो चीज है, एक मिनट रुकना। हर्ब वो चीज है जो खेतों में जब हम खेती करते हैं, आपको मैंने उस दिन समझाया था, हमने टोबैको का खेती किया है तो अनवांटेड क्रॉप्स उग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं हर्ब्स इज हियर व्हाट? अनवांटेड प्लांट। इट इज व्हाट? जो हम नहीं चाह रहे हम अपने खेत में, अनवांटेड, अनवांटेड प्लांट, ये हम नहीं चाह रहे हैं, वो है। अब आते हैं पेस्ट पे। व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट कुल मिला के ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दैट इज हार्मफुल, हार्मफुल एनिमल्स फॉर प्लांट। और ये मोस्टली क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, कुछ भी, ठीक है। अब आते हैं इंसेक्ट पे। इंसेक्ट भी एक प्रकार का पेस्ट ही है, ध्यान रहे, लेकिन ये स्पेसिफिक ऑर्थोपोडा का मेंबर है। तो आप क्या बोलेंगे? ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स हार्मफुल फॉर प्लांट, हार्मफुल फॉर प्लांट। कोई दिक्कत है? अब सुनो, अब बात यह है, अब चाहो तो इसको आप अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड कर लो। तीन बातें यहाँ पे बताई है।
अलग अलग 3 बातें हैं, हर्ब हर्बिसाइड, पेस्ट पेस्टिसाइड और इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अदरवाइज ये वर्ड आपको एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो मैं आपको हर्ब हर्बिसाइड के बारे में पहले भी बता चुका हूं अगर आपको याद हो, और मैं आपको इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में भी पहले बता चुका हूं अगर आपको याद हो। किस एग्जाम्पल में बताया था, याद करो, किस एग्जाम्पल में बताया? हर्ब का। हाँ, हर्ब हर्बिसाइड और इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड। अरे वो जो चार्ज। ट्रांसजेनिक टोबैको था, टू डेवलप हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट, अगर आपको याद हो। And we have developed a transgenic tobacco plant that is resistant for certain insect herbicide, that is the glyphosate and sulfonyl urea. याद आ रहा है? Yes sir. Developed by the introduction of मतलब की insertion of alazine from Arabidopsis. कुछ याद आया? तो वहां डिस्कस हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं पेस्ट की। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको कुछ कीड़े मकोड़े के नुकसान दे देते हैं, उसमें इंसेक्ट भी हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, insect is a member of pest, but insect is specifically member of orthopoda. but pest में कोई भी फाइलम, एनिमल किंगडम का कोई भी फाइलम का मेंबर हो सकता है, निमेटोडा हो सकता है, वो प्रोटोजोन भी हो सकता है, और बोलो वो इंसेक्ट हो सकता है, इवन वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेदर देन प्लांट, प्लांट को छोड़ के, प्लांट भी प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसके अगेंस्ट प्लांट के अंदर रेसिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हमने डेवलप कर लिए हैं, तो दुनिया भर का प्लांट तो आपको पढ़ाएंगे नहीं, तो हम तो वो 2 प्लांट डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है। तो एक पेस्ट हम लेंगे इंसेक्ट, अभी वो पढ़ेंगे, और एक पेस्ट आज और पढ़ेंगे जिसका नाम है निमेटोड, निमेटोडा का मेंबर है वो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट क्या, एक प्रकार का पेस्ट, यानी कि एक ऐसा कीड़ा जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, और हम इंसेक्ट के अगेंस्ट यहां पे क्या करना चाहते हैं। देखो इंसेक्ट के कई सारे वैरायटी हैं, तो मुझे एक बार बताओ, अगर आप इंसेक्ट के अगेंस्ट प्लांट के अंदर रेसिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। क्या एक ही से सब में काम चल जाएगा? Yes. नहीं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि हम इंसेक्ट के अगेंस्ट कैसे प्लांट को रेसिस्टेंट बनाते हैं। तो आप पहले ये समझिए, प्लांट इंसेक्ट को कैसे नुकसान पहुंचाता है, बताओ, खुद सोचो, कॉमन इकोसिस्टम से कनेक्ट करो। इंसेक्ट प्लांट को नुकसान पहुंचा। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, इंसेक्ट प्लांट को कैसे नुकसान पहुंचाता है, खुद कॉमन सेंस लगाओ। इंसेक्ट क्या है? हर्बीवोर, और प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। तो क्या इंसेक्ट हर्बीवोर का मतलब कि प्लांट, हर्बीवोर बीइंग इंसेक्ट बीइंग हर्बीवोर, क्या प्लांट के प्लांट प्रोडक्ट खाएगा? प्लांट प्रोडक्ट। मान लो लीफ खा लिया, फ्लावर खा लिया, तो प्लांट के मेन मेन ऑर्गन खा लेगा, तो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बाधा पहुंचाएगा? बिल्कुल आएगा। उसका साइटोप्लाज्म सक कर रहा है, मजे आ रहे हैं उसको, तो सब कुछ खा पी के चल दे रहा है, तो इससे प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और क्रॉप्स का जो प्रोडक्टिविटी है प्रभावित होगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा, तो क्या करें? इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाएं। आपको मैं बता रहा हूं इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट का एक बेहतरीन एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है और बहुत ही फेमस है, दैट इज द बीटी कॉटन क्रॉप। बीटी क्रॉप मतलब देखो, फर्स्ट टाइम जो बीटी क्रॉप बनाया गया था वो बीटी कॉटन था, लेकिन आज के डेट में हमने कई सारे बीटी क्रॉप बना लिए हैं बीटी कॉटन के अलावा। तो कौन से हैं भाई, कौन से हैं? तो ये है, अरे रुक जाओ, ये है, आपको मैं बता दूं कि इस बीटी का मतलब पहले क्या है, ये बताओ, इस बीटी का मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, यस और नो? इस बीटी का मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। हाँ बायोटेक्नोलॉजी, यही ऑप्शन में भी रहता है। दिस बीटी मीन्स नॉट बायोटेक्नोलॉजी, दिस बीटी मीन्स नॉट बायोटेक्नोलॉजी, it is actually the short form of name of a bacteria, and that bacteria is actually bacillus, भी मतलब bacillus not bio, it means bacillus thuringiensis, it's not technology, so BT is not biotechnology, it is bacillus thuringiensis, यहाँ नाम लिखा है पूरा, bacillus thuringiensis। ये क्या है? ये क्या है? प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा इंसेक्टा, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बैक्टीरिया है।
ये बैक्टीरिया के अंदर से हम एक जीन निकाले। लो जी, आ जाओ बैक्टीरिया, तुम लो, बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया के अंदर अपना जीनोम है, ओके, बैक्टीरिया के अंदर अपना जीनोम है, उसमें से हम एक जीन को आइसोलेट किए। कैसे किए होंगे अब आपको पता है, जीन आइसोलेशन में आपको सिखा चुका हूं। हमने वो जीन को आइसोलेट करके निकाल लिया। यानी कि बताओ, आज बैक्टीरिया हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है या आज बैक्टीरिया हमारा होस्ट सेल है? डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है, होस्ट सेल नहीं है। ये वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जहां से हम वो जीन उठा रहे, तो डिजायर्ड जीन हो गया ना ये जी, यस और नो? ये डिजायर्ड जीन हो गया। तो सवाल है कि ये डिजायर्ड जीन हमने वहां से उठाया क्यों, ऐसा क्या देता है ये डिजायर्ड जीन? एक्चुअल में ये जीन का नाम क्राइजीन है। क्या नाम है? क्राइजीन। यहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन कौन है? क्राइजीन। तो ये क्राई कौन है? ये जीन रोता है क्या प्लांट के, बैक्टीरिया के सेल के अंदर? नहीं। एक्चुअल में इस जीन से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज क्रिस्टल प्रोटीन। दैट इज क्रिस्टल प्रोटीन। ये डिजायर्ड जीन क्या देता है? बोलो। क्रिस्टल प्रोटीन देता है। और ये क्रिस्टल प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जो अभी है ये क्रिस्टल फॉर्म में ही रहता है। बैक्टीरिया के अंदर इसका क्या यूज है ये मोर और लेस हमें बहुत क्लियर तरीके से पता नहीं है कि बैक्टीरिया ये क्रिस्टल प्रोटीन क्यों बनाता है। कोई कहते हैं कि उसके खुद का डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, बट बैक्टीरिया ये क्रिस्टल प्रोटीन क्यों बनाता है, उसका क्या रोल है बैक्टीरिया के अंदर, ये आपसे कोई पूछने भी वाला नहीं है। ओके, फिर हमने इस डिजायर जीन को वहां से उठाया क्यों भाई? हमारे किस काम आ गया जो हमने उठाया उसको वहां से? हाँ, उठा के हमने प्लांट के सेल में ट्रांसफर किया। वेक्टर कौन सा यूज किया होगा जल्दी बताओ? अरे वेक्टर बताओ भैया, प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जल्दी बताओ वेक्टर। टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के हेल्प से कहा ट्रांसफर किया? कौन सी जीन? नॉट ये जीन ट्रांसफर किया। कौन सा? ये डिजायर्ड जीन। कहां? प्लांट सेल में। चलो प्लांट सेल में ट्रांसफर हो गया, ये जीन चला गया प्लांट सेल में, और प्लांट सेल के मेन जीनोम के साथ वो अटैच भी हो गया। प्लांट सेल के मेन जीनोम के साथ वो जीन अटैच हो गया, और अब वहां पे क्या बन रहा है? प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कहते हैं इन शॉर्ट। क्राई मतलब क्रिस्टल, क्राई प्रोटीन। कहेंगे इससे क्या फायदा है? फायदा है, अब सुनो। आपने ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल के किस स्टेज में आपने ट्रांसफर किया होगा जो कि बेनिफिशियल हो? जल्दी बताओ। जर्म सेल। और प्लांट का जर्म सेल क्या हो सकता है? नॉट एम्ब्रियो यार, जर्म सेल। प्लांट का जर्म सेल क्या हो सकता है? पॉलन ग्रेन या फिर एग सेल। यानी कि आप इसको फ्लावर के सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट मे बी एंथर और दैट मे बी, बोलो, ओवेरी। एंथर में कर दो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवेरी में कर दो तो एंथर से आपको पोलन जेल मिल जाएगा, ओवेरी से आपको एग मिल जाएगा। तो आपने ये फ्लावर सेल में ट्रांसफर किया है। मुझे बताओ कैसे आपको फाइनली सीड मिलने वाला है? यस और नो? तो क्या उससे प्लांट मिलने वाला है? यस और नो? यस सर। क्या उस प्लांट बॉडी, ये बन गया प्लांट, ये लो तैयार हो गया प्लांट। तो क्या उस प्लांट बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में वो जीन होगा? क्या ईच एंड एवरी सेल में वो क्राई प्रोटीन बन रहा होगा? यस और नो? यस। बन रहा होगा। लो अब मुझे बताओ इंसेक्ट से क्या नुकसान था इसको? ये लो इंसेक्ट आ गया। इंसेक्ट से क्या नुकसान था? इंसेक्ट का पूरा झुंड आया यहाँ पे, इंसेक्ट का पूरा झुंड आया है। पहले क्या होते थे बताओ जल्दी से? जब ये क्रैप प्रोटीन नहीं बनाता तो क्या होता था? ये इंसेक्ट आता था, मजे से इसको खा पी के चल देता था, प्लांट को पोलियो मार देता था। पोलियो मार देता था मतलब प्लांट का सब पार्ट गायब हो जाता था धीरे धीरे। पहले तो इंसेक्ट के मजे आ रहे थे और प्लांट रो रहा था, लेकिन अब प्लांट ने क्या कर लिया? देखो इसने क्या बना लिया? क्रिस्टल प्रोटीन। अब क्या होता है, जब झुंड आया इंसेक्ट का तो कुछ इंसेक्ट ने स्क्राइप प्रोटीन को खाया, लो कुछ ने खाया, तो खाने के बाद कुछ देर के बाद ऐसा देखा गया ये इंसेक्ट मर गया। क्या हो गया? ये इंसेक्ट मर गया। तो क्या मैंने आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ाया? इकोलॉजी में इतना तो बताया ना, एडेप्टेशन। अगर इंसेक्ट का ग्रुप में से कुछ मेंबर मरेगा तो दूसरा मेंबर क्या इससे कोई चीज सीखेगा? यस और नो? जो दूसरा बच गया सीखेगा। क्या सीखेगा? कि यहां नहीं जाना है, अब यहां नहीं जाना, यहां खतरा है। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन।
क्या अडेप्ट कर लिया कि यहाँ फूड के लिए नहीं जाना है, दिस इज लर्निंग इन द इंसेक्ट, यहाँ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारे कोई दोस्त वहां गए थे, कुछ खा के मर गए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आखिर ये खाने से क्यों मर गए। क्या था वो तो था क्राई प्रोटीन। क्या था? क्राई प्रोटीन था वो। वो क्राई प्रोटीन था। तो क्यों मर गए? एक्चुअल में ये क्राई प्रोटीन है किस फॉर्म में था? इनसॉल्युबल। क्राई का मतलब क्रिस्टल, इनसॉल्युबल है। तो ये प्रोटीन जब इंसेक्ट ने खाया तो जो इंसेक्ट के जो गट हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल हैं, उसके गट के अंदर एल्कलाइन मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? बेसिक, पीएच मोर देन 7। कहां? इनसाइड द गट ऑफ द इंसेक्ट। गट। और उस बेसिक मीडियम में ये क्राई प्रोटीन जाके डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही क्राई प्रोटीन डिसॉल्व होता है तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अभी तक वो क्रिस्टल फॉर्म में था। क्यों? क्योंकि अभी तक वो पीएच लेस देन या इक्वल टू 7 पे था, इसीलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में था। इनएक्टिव फॉर्म मींस अभी तक वो क्रिस्टल फॉर्म में था, अभी तक वो इनसॉल्युबल था, अभी वो सॉल्युबल नहीं था। लेकिन जैसे उसको इंसेक्ट ने खाया, गट के अंदर गया, तो गट के अंदर पीएच मोर देन 7, तो क्रिस्टल प्रोटीन क्या हो गया? वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व जैसे हुआ तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और जैसे ही एक्टिव हुआ तो उस क्रिस्टल प्रोटीन के जो कंपोनेंट जो डिसॉल्व होकर तैयार हुए, वो इंसेक्ट के गट पे जाके बाइंड करना शुरू किए। गट का जो एपिथेलियम सेल था, कौन सा सेल? ये देखो एपिथेलियम सेल। तो मान लो ये एपिथेलियम सेल है किसका? इंसेक्ट का। उस पे जाके बाइंड किया कौन? क्रिस्टल प्रोटीन का कंपोनेंट जो डिसॉल्व हुआ है। जैसे वो बाइंड करता है तो वो जो इंसेक्ट का जो मिड जो गट का जो मिड गट, वो भी मिड गट, जो उसका एपिथेलियम सेल है उसमें पोर क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट करता है? पोर, मल्टीपल पोर, बहुत जगह से बाइंड कर रहा है वो प्रोटीन। तो बताओ इसकी वजह से क्या होगा? पानी अंदर जाएगा कि बाहर? पानी अंदर, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। और उससे क्या होगी? ये एपिथेलियम सेल जो मिडगट की इंसेक्ट की, ये पहले फूल जाएगी और ऐसे फूलते फूलते एक दिन फट जाएगी और फटने के बाद ये मर जाएगी। तो बताओ अगर इंसेक्ट के सारे एपिथेलियम सेल इसी तरीके से, अगर इंसेक्ट के सारे एपिथेलियम सेल इसी तरीके से पहले फूल जाए, पहले पानी अंदर चल जाए और पानी जाने के बाद फूल जाए, फूलने के बाद मर जाए, तो ऐसे तो एक दिन उसका पूरा मिडगट ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और इंसेक्ट भी एक दिन हमारे बीच नहीं रहेगा। तो ये किलिंग मैकेनिज्म है। मैं पूरी कहानी फिर से बता रहा हूं कि ये प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बैक्टीरिया का, कौन सा बैक्टीरिया है ये? बैसिलस thuringiensis, इन शॉर्ट बीटी। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से ये डिजायर्ड जीन निकाला जिसका नाम है क्राइजीन। क्राइजीन क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है जो इनएक्टिव प्रोटीन होता है, जो इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, क्योंकि ये पीएच लेस देन और इक्वल टू 7 पे पाया जाता है। तो इसको हमने टीआई प्लाज्मिड के हेल्प से भेज दिया प्लांट सेल में। कहा? फ्लावरिंग स्टेज में। तो प्लांट सेल ने बनाया सीड, सीड से बना प्लांट, प्लांट के ईच एंड एवरी सेल में ये क्राइजीन पहुंच गया और एक्सप्रेस भी हुआ और क्रिस्टल प्रोटीन बना। और क्रिस्टल प्रोटीन से ये जब इंसेक्ट ने खाया क्रिस्टल प्रोटीन को, चूंकि इंसेक्ट के जो मिडगट है वहां पे एल्कलाइन मीडियम होता है और एल्कलाइन मीडियम इस क्रिस्टल प्रोटीन के डिसोल्यूशन के लिए सफिशिएंट होता है, प्रोटीन डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही डिसॉल्व होती है तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और वो बाइंड करती है मिडगट के एपिथेलियम सेल से। बाइंड करने के बाद वो मिडगट के एपिथेलियम सेल के में कई सारे पोर क्रिएट करती है जिससे एंडोस्मोसिस होता है और एक दिन सेल स्वेल करती है, स्वेल करके फट के मर जाती है और इससे इंसेक्ट का एपिथेलियम जो होता है, मिडगट जो पूरा होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे इंसेक्ट भी मर जाता है। दिस इज द किलिंग मैकेनिज्म। अब बताओ क्या अब इंसेक्ट का झुंड यहाँ आएगा इस प्लांट को खाने के लिए? बताओ बताओ। अब आप बोलोगे सर हमने जीन ट्रांसफर करने के बाद भी, सुना ध्यान से, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाला बच्चा क्या सवाल करेगा? सर जीन ट्रांसफर कर दिए सर, कितना खर्चा लगा करने में? कर दिए, ठीक है। उसके बाद सीड बन रहा है तो अब सीड ही बिक रहा है मार्केट में। सर जीन ट्रांसफर तो कर दिए सर, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट आके इसको खाया, ठीक है, खाने के बाद मरा, लेकिन खाया ना सर। सवाल देख रहे हो? सर ये इंसेक्ट इसको खाया ना, ठीक है, खाने के बाद ये मर गया, मैं मानता हूँ बात, लेकिन सर इसने खाया ना इसके प्रोडक्ट को। अरे भाई पहले 1000 इंसेक्ट आते थे रोज और रोज खा के जाते थे,
और एक दिन एक दो कितनी बार इंसेक्ट आके खाएगा? खा के मर गया और ये सारे हजार के हजार आना बंद कर दिए, तो इसमें प्लांट का नुकसान है कि इंसेक्ट का नुकसान है भाई? मुझे बताओ जरा, कॉमन सेंस लगाओ, इंसेक्ट का नुकसान। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। सोचो गौर से कि किसका नुकसान है? नुकसान इंसेक्ट का है। अब उसका कोई मेंबर नहीं आएगा इस प्लांट के पास खाने के लिए। तो इस तरीके से इंसेक्ट क्या होता है, हैबिचुअल हो जाता है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। अब बात यह है, आप बोलोगे सर इंसेक्ट तो कई प्रकार के होते हैं, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट होते हैं। यस, मैं मानता हूं वैरायटी ऑफ इंसेक्ट होते हैं। तो बीटी जीन भी कई प्रकार के होते हैं। ये जो क्राइजीन को बीटी जीन भी कहते हैं, क्राइजीन को ही बीटी जीन भी कहते हैं। तो बीटी जीन भी मतलब क्राइजीन भी कई प्रकार के होते हैं। तो मुझे बताओ, आप किस टाइप का क्राइजीन ट्रांसफर करेंगे प्लांट सेल के अंदर? ये किन बातों पर डिपेंड करता है? तो दो बातों पर डिपेंड करता है। आपका टारगेटेड इंसेक्ट क्या है? हेलो, आपका टारगेटेड इंसेक्ट क्या, इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा, आपका होस्ट प्लांट सेल कौन सा है? देखो, ये डिपेंडेंसी वाली दो सवाल आ चुके हैं अब तक। एक बताया था मैंने, सिलेक्शन ऑफ टीआई प्लाज्मिड डिपेंड, सिलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। जाने वाले की साइज क्या है, जहां जाएगी उसके टाइप क्या है, यानी कि जाने वाले की साइज मतलब डीआरजीन की साइज क्या है, जहां जाएगी मतलब होस्ट सेल की टाइप क्या है। आज मैं बता रहा हूं सिलेक्शन ऑफ क्राइजीन बीटी जीन टू डेवलप द बीटी क्रॉप डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट वन टाइप ऑफ टारगेटेड इंसेक्ट, किस इंसेक्ट को आपको मारने हैं। एंड सेकंड वन टाइप ऑफ होस्ट सेल, आप किस होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन बातों में डिपेंड करेगा आप कौन सा क्राइजीन ट्रांसफर करते हैं। तो आप बोलोगे सर दुनिया में तो बहुत सारे क्राइजीन होंगे बहुत सारे इंसेक्ट को मारने के लिए। हाँ बिल्कुल है, और इसमें काम भी चल रहा है, रिसर्च गोइंग ऑन है, रिसर्च गोइंग ऑन है। तो इस क्राइजीन की सारी वैरायटी हमें याद रखनी है क्या? नहीं रखनी है। कुछ कुछ पर्टिकुलर क्राइजीन का हमें नाम याद रखना है, कुछ कुछ पर्टिकुलर क्राइजीन का हमें नाम याद रखना है। और वो क्राइजीन कौन कौन सा नाम याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, याद रखने वाली बात बताऊंगा। बोलो, कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर है? यहां तक सारा बात क्लियर है? यस सर। अब सुनो, ये सारा स्टोरी मैं आपको थोड़ा एडवांस बात बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, मगर चूंकि वो रिसर्च हमारे यूनिवर्सिटी हमारे डिपार्टमेंट के लैब में चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये सारा कहानी सुनकर कितना अच्छा लगा ना, कि प्लांट का फायदा हो गया, लगा ना? और हमें भी फायदा हो जाएगा, क्रॉप जो है बचेगा, जो भी खेती कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने कई सारे बीटी प्रोडक्ट बनाए हैं, बहुत सारे, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं। ठीक है, जिसको इंसेक्ट रेसिस्टेंट हमने बनाया है। ठीक है, आपको ये सब सुन के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात बताओ, आपको पता है ये बीटी जीन ट्रांसफर बहुत पहले हो चुका है, बहुत सालों पहले हुआ है। तो एक बात बताओ, आपने एडेप्टेशन नाम का एक चीज सुना होगा, एडेप्टेशन। माना मैंने कि हर बार जब आप किसी खेत में बीटी प्रोडक्ट लगाते हैं, एक बात बताना, लैग भी कर रहा है क्या? थोड़ा कोई बात नहीं, जब लैग करेगा अभी मुझे नहीं आज हुआ, पता पहले चल हुआ जा था। रहा है, पता नहीं ये लैग कर क्यों रहा है आज। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि जब हम बीटी प्रोडक्ट क्रॉप लगाते हैं खेतों में, प्लांट तैयार होता है, तो क्या स्टार्टिंग में इंसेक्ट का झुंड आता होगा या नहीं आता होगा? मुझे बताओ। अरे स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में आता ही आता होगा है। यार, स्टार्टिंग में तो कुछ इंसेक्ट खा के मरता होगा, तब ना पता चलता होगा यार। तो मुझे एक बात बताओ, जो इंसेक्ट जिस कॉलोनी में रहते हैं उनका जितना भी लाइफ साइकिल होता है, अगर वो बार बार झुंड में से कुछ मेंबर आते हैं, मार खा के मरते हैं और फिर आना बंद कर देते हैं, अगर ऐसा बार बार चल रहा है इंसेक्ट के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन, तो क्या इंसेक्ट के अंदर ये एडेप्टेशन नहीं आ गया होगा कि स्क्राइब प्रोटीन के अगेंस्ट इंसेक्ट स्क्राइब प्रोटीन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं? मतलब क्राइब प्रोटीन खा भी ले तो भी इंसेक्ट ना मरे, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? ये सुनो, क्या ऐसा हो सकता हाँ है सर, लंबे समय बाद? ऐसा हो सकता है, हो बहुत सकता टाइम बाद। नहीं है, ऐसा पाया गया है कि हमने कई सारे प्लांट को बीटी प्रोडक्ट बनाया, बीटी प्लांट है वो, लेकिन फिर भी इंसेक्ट उसको आकर फीड कर रहा है यार, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे खासे अमाउंट में। दैट मींस ये इंसेक्ट इस बीटी जीन के लिए, स्क्राइब प्रोटीन के लिए रेसिस्टेंट हो चुका है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि जस्ट लाइक वैसे जैसे इंसान ने बहुत सारा एंटीबायोटिक यूज किया लंबे समय के बाद, अब उसको एंटीबायोटिक खिलाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी बीमार पड़ता है, यस और नो? कि ये कुछ वैसा ही केस है। तो मुझे एक बात बताओ, ये इंसेक्ट अगर रेसिस्टेंस हो गया है तो क्या इसके लिए इंसेक्ट के अंदर कोई जीन जिम्मेवार होगा, यस और नो? यस। बिल्कुल जिम्मेवार होगा यार। कुछ ना कुछ तो जीन ऐसा एक्टिवेट हुआ होगा जो क्राई प्रोटीन के अगेंस्ट कुछ ऐसा कंपोनेंट बनाता होगा जो क्राई प्रोटीन के आते ही उस क्राई प्रोटीन को ही डिसॉल्व, मतलब कि डाइजेस्ट कर देता होगा। डिसॉल्व छोड़ो, पूरी तरीके से क्राई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता होगा। कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व होगा ना यार, यस और नो? बिल्कुल हुआ होगा यार, ऐसा कैसे? और अगर हम उस जीन को यस सर। आइडेंटिफाई कर लें, अगर हम उस जीन को आइडेंटिफाई कर लें तो क्या इन फ्यूचर फिर से हम इंसेक्ट के अगेंस्ट कुछ ट्रीटमेंट तैयार कर सकते हैं? बोलो। यहां तक अभी जो कुछ भी आपने मैकेनिज्म पढ़ा, एक बार बताइए लैग ज्यादा कर रहा है क्या? नहीं। तो फिर No, जवाब दे sir. दिया करो अगर आता हो तो, ठीक है? तो यहां तक आपने जो कुछ भी मैकेनिज्म पढ़ा है, तो यहां तक तो स्टोरी बहुत सिंपल लग रहा है आपको भी, 12वीं क्लास में पढ़ा दी जा रही है। ये तो बहुत पहले जीन ट्रांसफर हो चुका है, तब तो आपके 2005 वाले सेटिंग में भी है। तो इतने सालों में इंसेक्ट के तो अंदर एडेप्टेशन आ गया, रेसिस्टेंस आ गया बीटी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। सो वी आर ट्राइंग, हमारी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में एक लैब है, एंटेमोलॉजी लैब, जहां पर इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च होता है। तो वो लैब, इस पर रिसर्च गोइंग ऑन है उस लैब में कि आखिर वो कौन सा जीन है जो इस इंसेक्ट के अंदर इस बीटी प्रोटीन यानी कि क्राई प्रोटीन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर दिया। इससे लाखों करोड़ों का नुकसान है क्रॉप्स, जो खेती एग्रीकल्चर है। बोलो क्यों? जो लोग ये सोच के बीटी प्रोडक्ट उगा रहे हैं कि हमें नुकसान कम होगा, लेकिन नुकसान तो उनका भी हो ही रहा है। तो अब भाई उसको बीटी प्रोडक्ट को तो बचाना पड़ेगा ना भाई, इतना महंगा उसका सीड बिकता है जो भी है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो इंसेक्ट है, तो एक काम करेंगे इन फ्यूचर ये सोच के, मतलब कि फिर एक और ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कुछ ऐसा कि इंसेक्ट मतलब कि दो जीन मिक्स करके ट्रांसफर करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब बोलेंगे बीटी प्लस समथिंग एक्स, बोल लो बीटी एक्स प्रोडक्ट, मतलब बीटी एक्स प्लांट। एक्स मतलब कुछ होगा फ्यूचर में, अभी रिसर्च कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेप में है। तो तब बताओ अगर वो दोनों जीन ट्रांसफर हो जाएगा तो बीटी क्राई प्रोटीन जब जाएगा तो क्राई प्रोटीन तो अपना काम करेगा सही, लेकिन क्राई प्रोटीन को डिसॉल्व करने वाला इंसेक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम यहां से कुछ जीन के द्वारा बना के प्रोडक्ट भेजेंगे। तो इन फ्यूचर बीटी जीन के साथ कुछ और जीन मिला के ट्रांसफर करेंगे और ऐसा प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं इन फ्यूचर। ये मैं आपको ऐसे बताया क्योंकि आप सोचो कि कहानी यहां खत्म नहीं होती है। तो ये है आपका क्या पूरा का पूरा बीटी प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि इंसेक्ट के कई सारे वैरायटी है, जो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिए वो तो आपको याद रखने हैं। जैसे कुछ वैरायटी है इंसेक्ट के जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डायप्टेरेंस। ये तीन क्या है? डायरेक्ट पुलिस एग्जाम में तीन क्या है? हाथी हैं, आदमी हैं, क्या है ये? इंसेक्ट। ये इंसेक्ट का ऑर्डर है, मतलब इंसेक्ट का एक कैटेगरी है, बोलो। और उसके फिर एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे लेपिडोप्टेरम्स में आता है टोबैको बर्ड वॉर्म, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है इंसेक्ट का। आर्मी वॉर्म, ये दो एग्जांपल आपको याद रखने लेपिडोप्टेरेंस में। कोलियोप्टेरेंस उसमें है बैटल्स, ये तितली वगैरह जो आती है। डायप्टेरेंस उसमें आता है फ्लाइज, मक्खी वगैरह और मॉस्किटोज वगैरह। आपको एक्सक्लूसिवली याद रखने हैं कौन कौन से। लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको वॉर्म, आर्मी वॉर्म, और कोलियोप्टेरेंस में बैटल्स, और डायप्टेरेंस में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब मुझे बताओ अगर इंसेक्ट अलग अलग हैं तो अलग अलग इंसेक्ट के लिए तो अलग अलग क्राइजीन है, हेलो, है ना? तो मैं आपको कुछ क्राइजीन बताता हूं स्पेसिफिकली जो आपके एनसीईआरटी में है और जो एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। जैसे एक है क्राइजीन क्राई 1AC, एक है क्राई 2AB, एक है क्राई 1AB। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्राई 1AC और क्राई 2AB ये दोनों कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट है, उसके अगेंस्ट ये जीन हम ट्रांसफर करते हैं। कौन? कॉटन बॉलवर्म, दोनों ही यूज करते हैं उसमें। क्राई 1 भी कर सकते हैं आप, क्राई 1AC और क्राई 2AB। फिर क्राई 1AB जो है ये कॉर्न बोरर इंसेक्ट है, कॉर्न बोरर के लिए अगेंस्ट यूज करते हैं।
तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, बाकी मैकेनिज्म जो मैंने समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बीटी प्रोडक्ट हम तैयार कर चुके हैं, जैसे बीटी बनाना, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, ठीक है, और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे इधर देखो, ये देखो बीटी कॉटन, बीटी टोबैको, बीटी ब्रिंजल, ये सब। अच्छा एक बात बताओ, सुनना मेरी बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पेस्ट और पेस्टिसाइड, तो मैंने क्या बोला था, पेस्ट वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, पेस्टिसाइड दैट केमिकल विच किल द पेस्ट। तो मुझे बताओ ये सारे प्लांट जो आप बीटी क्रॉप्स जिसको आप कह रहे हो, चाहे वो बीटी कॉटन हो, चाहे वो बीटी टोबैको हो, चाहे वो बीटी ब्रिंजल हो, बीटी बनाना हो, बीटी कॉर्न हो, बीटी सोयाबीन हो, क्या इन सारे प्लांट को खाने के बाद इंसेक्ट मर जाएगा, मतलब पेस्ट मर जाएगा, यस और नो? यस सर। तो क्या ये Yes, sir. सारे प्लांट कुछ ऐसे केमिकल्स, कौन सा केमिकल, क्राई प्रोटीन, ऐसे केमिकल्स बना रहा है जीन ट्रांसफर के बाद जो पेस्ट को मार रहा है, यस और नो? यस सर। तो वो केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बन रहा है, Yes, sir. वो केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बन रहा है, मतलब ये प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग को मारने के लिए जिम्मेवार है। कौन? इंसेक्ट को मारने के लिए जिम्मेवार है, पेस्ट को मारने के लिए जिम्मेवार है। तो क्या इन बीटी प्रोडक्ट को, इन बीटी प्लांट को हम बायो पेस्टिसाइड कर सकते हैं? नॉट पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पेस्टिसाइड को मार रहा हो, यस और नो? So this is all Yes, about BT प्रोडक्ट एंड बीटी क्रॉप। आप ये पूरा नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी में भी सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देन अगला हमारा टारगेट अभी हम आपको बताने वाले अगले मीटिंग में, निमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। आप एक बार बीटी वाला पूरा बात पढ़ लो, ठीक है? मिलते हैं अगले मीटिंग में। यहां तक कोई डाउट है? No, नो sir. सर। जल्दी देखो।